पहले का जो था कि स्ट्रगल का फेज़ चल रहा था जब एस्पायरेंट होते हैं, और अब आज जब से रिज़ल्ट आया तब से अचानक फ़ोन सुबह से ही, दोपहर से जब से रिज़ल्ट आया फ़ोन ही चल रहा है। तो ये है कि आपको एप्रिसिएशन मिलता है सिलेक्शन के बाद तो, और सिलेक्शन के पहले जो भी आपका स्ट्रगल है वो आपके अकेले का। पहला फ़ोन जो था स्वाभाविक रूप से मेरी मदर, जो माताजी है, उन्हीं को किया, और एक इमोशनल मोमेंट था। माताजी रो रही थी और मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि एक लंबा संघर्ष होता है, तो फिर जब सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से एक भावुक क्षण होता है। सेल्फ स्टडी ही की है सक्सेस का यूपीएससी में, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप डेडिकेटेड है, सीरियस है और पेशेंस है आपके अंदर, तो निश्चित रूप से आप सेल्फ स्टडी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर हुआ। जब मैं असफल हो रहा था तब जितने भी दोस्त साथ में खड़े रहे, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक सहयोग किया, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो एक पीवाईक्यू सॉल्व करो, और आप 3 से 4 महीने सीसेट को दो लगातार मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। अगर मैथ्स टफ आ जाती है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रीजनिंग को लेकर, कॉम्प्रहेंशन को लेकर, कम समय में। प्रॉब्लम सीसेट का पेपर टफ नहीं आता, सबकी बहुत सारे टॉपर्स की जर्नी हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही अटैम्प्ट में आके, पहले ही प्रयास में आके कोई सेलेक्ट हो जाएगा। लंबी जर्नी है। एग्जाम पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए इंग्लिश मीडियम में श्रीराम भी है, हिंदी मीडियम में लोग मृणाल के नोट्स भी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है। मुझे लगता है शुरुआती दौर में हम ये गलती कर लेते हैं कि यार प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, फिर मेंस आएगा तो मेंस का पढ़ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है और उसी के साथ सर का भी सिलेक्शन हुआ है। तो सर सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है सर। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम पूर्ण प्रकाश है। मैं राजस्थान के पहले बाड़मेर जिला था, अभी बालोतरा जिला बन चुका है, तो वहाँ का एक कस्बा है समदड़ी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके सर। सिलेक्शंस के पहले और सिलेक्शंस के बाद सर ये दोनों में आपको कैसा अनुभव हुआ? आप जब यूपीएससी क्रैक नहीं किए तो उससे पहले का लाइफ और अब का लाइफ में सर क्या लग रहा है आपको? अभी तो आज सिलेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता, बट हाँ, पहले का जो था कि स्ट्रगल का फेज़ चल रहा था जब एस्पायरेंट होते हैं, और अब आज जब से रिज़ल्ट आया तब से अचानक फ़ोन सुबह से ही, दोपहर से जब से रिज़ल्ट आया फ़ोन ही चल रहा है। तो ये है कि आपको एप्रिसिएशन मिलता है सिलेक्शन के बाद तो, और सिलेक्शन के पहले जो भी आपका स्ट्रगल है वो आपके अकेले का स्ट्रगल है। ओके सर। सर आपका मीडियम कौन सा था? सर आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा मीडियम, मैंने 4 बार मेंस दिया है, तो पहले 2 प्रयासों में मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश मीडियम था। फिर मुझे लगा कि कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ कमियां थी, तो उनको सुधारने के लिए मैंने हिंदी माध्यम लिया, और पिछले 2 बार से हिंदी माध्यम था और दोनों बार इंटरव्यू हुआ था, और इस वर्ष के इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्शन हो गया लकीली। सर जब आप रिजल्ट आ रहा था सर, तो आप अपना पीडीएफ में नाम आप खुद ही चेक कर रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या सर आप कोई किन्हीं दोस्तों को आपने बता दिया था कि मेरा रिजल्ट आएगा तो बताना वरना मत बताना? सर ऐसा क्या था सर आपके पास? सामान्य था, लेकिन एक स्वाभाविक एक जो नर्वसनेस होती है रिजल्ट से पहले वो थी थोड़ा, तो उसको दूर करने के लिए मैंने फ्रेंड्स को भी बोला था कि यार रिजल्ट आएगा, पीडीएफ में नाम देख के बता देना। तो फ्रेंड के थ्रू ही पता चला, फ्रेंड ने ही कॉल करके बताया कि ये रैंक है और सिलेक्शन हो गया। सर जैसे ही आपका नाम पीडीएफ पे दिखा, सर सबसे पहले आपने किनको फ़ोन किया, आपने किसको बताया, और उस खुशी को आपने किस प्रकार को आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश किया था सर? पहला फ़ोन जो था स्वाभाविक रूप से मेरी मदर, जो माताजी है, उन्हीं को किया, और एक इमोशनल मोमेंट था। माताजी रो रही थी और मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि एक लंबा संघर्ष होता है, तो फिर जब सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से एक भावुक क्षण होता है। और मेरी माताजी और मेरा रिश्ता जो था वो इस तरीके का था, तो वो बस रो रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, और सेम मेरी हालत भी वही थी, तो एक भावुक क्षण था वो। ओके सर। जैसे सर आपने इस सफलता में काफ़ी संघर्ष किया सर, इस संघर्ष के दौरान और आपको जो सो कब लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मेरा 4 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्या ना काफ़ी दिनों से मैं अटैम्प्ट भी दे रहा हूँ, बट लगातार मेरी कोशिश इतनी मतलब पूरी तरह से मेरा 100% कोशिश होने के बावजूद भी मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है सर, या आपकी 5वीं बार में आपको सफलता मिला सर? आपको ऐसा कभी बीच में लगा कि मुझे अब यूपीएससी मुझसे नहीं होगा, अब शायद मुझे छोड़ के अब रिटर्न झोला लेके घर जाना पड़ेगा सर? आपको ऐसा कभी फील हुआ बीच में कभी? नहीं, एक एस्पायरेंट के दौर में हर दिन ऐसा लगता है, हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि यार अब नहीं होगा शायद, बहुत, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और एक लंबा प्रोसेस है, 1 डेढ़ साल का,
और अगर आपके अटैम्प्ट दर अटैम्प्ट नहीं होते हैं तो ये जो 4-5 साल की जर्नी भी खिंच जाती है। स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव आते हैं, निराशा भी आती है, हताशा भी आती है, लेकिन एक दिमाग में एक लक्ष्य तय था कि वहाँ तक जाना, और जो खुद की स्ट्रेटजी में कुछ कमियाँ थी वो भी क्लियर दिख रही थी कि हाँ यहाँ कमियों में सुधार किया जा सकता है, तो वो लगातार मोटिवेट करता है। बाकी फ्रेंड सर्कल है, फैमिली का जो सपोर्ट था वो हमेशा, मेरे जितने भी मम्मी पापा है उनका इमोशनल बैकअप जो मिला मुझे, और भाई का स्पेशली, क्योंकि मेरे जो गैर मौजूदगी में घर की सारी जिम्मेदारियाँ वो संभाल रहा था। सिस्टर का बहुत सपोर्ट मिला इमोशनल, और फ्रेंड्स का भी। सारे लोग मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं हमें विश्वास है तू कर लेगा, बस लगा रहे। और मुझे भी लगा कि हाँ रणनीति में अगर सुधार किया जाए, जैसे मैंने 21 की रणनीति में सुधार किया तो इंटरव्यू तक पहुँचा, तो फिर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार अभी जो लक्ष्य है उससे कुछ ही कदम दूर है, फिर से तैयारी करते। तो चौथे मेंस में मैंने लगातार तैयारी में सुधार किए और उससे रिजल्ट सकारात्मक मिला। यस सर, कोचिंग आपने लिया था या सेल्फ स्टडी था आपका? सर आप अपने मतलब इस दौरान आपने किस प्रकार से आपने तैयारी किया, आप अपना स्टडी शेयर करना चाहोगे? हाँ, कोचिंग लिया था, ऑप्शनल के लिए कोचिंग लिया था मैंने। और कोचिंग अब लेना नहीं लेना ये बड़ा मतलब सब्जेक्टिव इशू है। मतलब स्टूडेंट की जो अप्रोच है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके की है, पढ़ाई को लेकर उसका रूटीन किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग लेना मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिलेक्शन लेने के लिए कोचिंग ज़रूरी ही है, और ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब कोचिंग का कोई रोल नहीं होता। एक रूटीन मेंटेन करने के लिए आप कोचिंग ले सकते हो, बट सेल्फ स्टडी ही की है सक्सेस का यूपीएससी में, मुझे ऐसा लगता है। आप अगर सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप डेडिकेटेड है, सीरियस है और पेशेंस है आपके अंदर, तो निश्चित रूप से आप सेल्फ स्टडी के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सर हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स कहाँ ऐसे गलती करते हैं जिन्हें उनको बहुत साल संघर्ष करने के बाद उन्हें सफलता मिलती है? सर ऐसा कहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आपको कुछ आइडिया सर? यार मेरा जो मीडियम था शुरू में इंग्लिश था, और हिंदी में आने के बाद तो मेरा 2 बार इंटरव्यू कॉल हुआ, तो मुझे तो उल्टा कमी नहीं, मेरे लिए तो सकारात्मक था ये चेंज जो था। तो मैं तो, और मुझे नहीं लगता कि मैं कमी ढूंढने के लिए सक्षम हूँ। हाँ, लेकिन जो कई सालों से लग रहा है ये सही बात है कि हिंदी में का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। इस बार भी कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा अभी तक, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो कमी ये कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल को लेकर जो है, आंसर राइटिंग के अप्रोच को लेकर है, इंग्लिश मीडियम में कीवर्ड्स को लेकर आपको फ़ायदा मिलता है ऑप्शनल में, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, सही कंटेंट के साथ आप सिलेक्शन एटलीस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छी रैंक ना सही, लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए तो हिंदी मीडियम से अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि निबंध में फ़ायदा ही होता है। मुझे निबंध में फ़ायदा हुआ इनफैक्ट हिंदी मीडियम लेने से। ओके सर। सर ऑप्शनल के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी सर, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऑप्शनल जैसे कि मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो ये स्ट्रेटजी सब जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं उनको पता ही है कि जो भी नोट्स है कोचिंग के, वो नोट्स इनफ है हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए, ऑप्शनल के लिए। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ और PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप उनको प्रैक्टिस करते हो और लगातार आंसर राइटिंग करते हो। और हिंदी मीडियम में स्पेशली जो अच्छे मार्क्स जिन्होंने भी लाए हैं प्रीवियस ईयर में टॉपर्स ने, वो उनके जब कॉपी चेक करते हैं तो हमें दिखता है कि कोटेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो डाल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज एक अच्छी है, और जिस तरीके से आंसर राइटिंग में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, जो मैंने भी देखा था। तो अगर ऐसे आप तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि हिंदी लिटरेचर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सर जैसे क्या है सर, आपने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को सर आपने फोड़ डाला, सर आप अपने इस सफलता का राज किन्हें देना चाहेंगे? सफलता, मुझे लगता है कि व्यक्ति की सफलता जो है सिर्फ उसकी सफलता नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग होता है। फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, भाई बहन का, माता पिता का, दोस्तों का भी, और साथ साथ जो आपके तमाम जो साथ में आपके पढ़ाई कर रहे हैं, समाज का भी, जिस समाज से आप आते हो, जिस क्षेत्र से आप आते हो, उनकी परंपराओं को भी आप लेके आते हो, लगातार सपोर्ट करते हैं। मैं जिस जगह से आता हूँ तो वहाँ तो संघर्ष की परिपाटी रही। बाड़मेर जो पिछड़ा जिला है बिल्कुल, और हमारे लोग तो वहाँ पर मतलब ऐसे हमारे लोगों के बारे में बोला जाता है कि वहाँ के पानी और लोग दोनों ही बहुत गहरे हैं। तो संघर्ष की क्षमता तो थी, वो भी वहाँ से मिलती है। तो बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं किसी व्यक्ति की सफलता में, और मैं अपनी सफलता के लिए तमाम उन लोगों को जिन्होंने भी सकारात्मक, जब मैं निराश हुआ, जब मैं असफल हो रहा था, तब जितने भी दोस्त साथ में खड़े रहे, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक सहयोग किया, मम्मी पापा ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, भाई बहन बहुत सपोर्ट किया, सभी दोस्तों ने, जिन लोगों ने भी
टीचर्स ने, बहुत सारे टीचर इंटरव्यू के स्टेज पे बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से जिनसे भी मैं मिल रहा था, तो सब ने सहयोग किया, तो उन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर सीसेट को लेकर आपकी क्या रणनीति थी सर? जैसा क्या है ना, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स सीसेट भी फंस जाते हैं सर। उनका क्या है ना, मैथ बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से वो लगातार अटैम्प्ट देते जा रहे हैं, बट सर उनका सीसेट ही नहीं हो पा रहा है। तो सर आपका क्या सीसेट का क्या रणनीति था सर? सीसेट को लेकर पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि सीसेट का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, और होता क्या है कि हम लोग जीएस की तैयारी करते हैं और तो सीसेट को प्राय जो एस्पिरेंट है वो इग्नोर कर देते हैं। तो उस वजह से उसको क्लियर करने के लिए इवन 66 मार्क्स लाने के लिए बहुत लोग मतलब उनको मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सीरियस एस्पिरेंट जो है सेलेक्टेड है, वो भी फेल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो एक PYQ सॉल्व करो, और आप 3 से 4 महीने सीसेट को दो लगातार मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। अगर मैथ्स टफ आ जाती है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रीजनिंग को लेकर, कॉम्प्रहेंशन को लेकर, कम समय में। प्रॉब्लम सीसेट का पेपर टफ नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि 2 घंटे का आपके पास टाइम पीरियड है, उसमें सॉल्व करना है। वही पेपर आपको 2.5 घंटे में, 3 घंटे में करने को मिलेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो उस दौरान आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कम समय में क्या ट्रिक्स लगा सकते हो, तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। लगातार अगर आप सीसेट के पेपर सॉल्व करते रहोगे तो खुद ब खुद आपको ट्रिक्स भी मिलेगी, स्ट्रेटेजी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है लगातार। यही मुझे लगता है कमी यही रहती है कि हम टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि जीएस का वास्ट सिलेबस है, हमको लगता है कि जीएस पढ़ना है, लेकिन हाल के 2-3 वर्षों में देखा है कि जीएस की कट ऑफ भी कम जा रही है, वो सीसेट की वजह से ही है। तो मुझे लग रहा है सीसेट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सीसेट को क्लियर करो और PYQs मिलाओ। सर आपने इस यूपीएससी के फील्ड में सर आपने काफ़ी टाइम दिया सर, आपको ऐसा कुछ तो लगा होगा ना कि हिंदी मीडियम में कहाँ पे इशू रह जा रहा है, जिनके कारण से एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ले भी रहे तो उनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, और इंग्लिश मीडियम के मुकाबले सिलेक्शन रेशियो सर हिंदी मीडियम का काफ़ी कम नज़र आ रहा है। सर आप इतने सालों से इसे तैयारी आपने कर रहा था, आपको ऐसा क्या इशू लगा? आप 2-3 ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जहाँ हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। नहीं, एक तो जैसा आपने बोला कि सीसेट का बड़ा इशू है हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बैकग्राउंड आ रहा है हिंदी मीडियम का वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से आ रहा है, तो मैथ्स को लेकर एक स्वाभाविक चुनौती उनके सामने रहती है। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब प्रीलिम्स की जो स्टेज है वहीं से क्लियर कम लोग हो रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो ऑब्वियसली है कि मेंस में भी कम निकलेंगे, इंटरव्यू भी कम दे रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन भी कम हो रहा है। ये है कि तो शुरुआती स्टेज है, प्रीलिम्स मुझे लगा बड़ा चैलेंज, बड़ा हर्डल है। मेंस में जितने भी लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, ज़्यादातर लोग जिनकी सही स्ट्रेटजी है, सही तरीके से उनको गाइडेंस है, ऑप्शनल अच्छा है, वो लोग मेंस तो क्लियर कर जाते हैं। तो प्रीलिम्स की स्टेज पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए तीनों स्टेज को लेकर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन्हीं कमियों को पाया था और इन्हीं को दूर करने के प्रयास किए कि जो कमियाँ रह रही है, प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं या सीसेट चैलेंज है बड़ा, तो उसको ध्यान दो। सर आपने यूपीएससी के फील्ड में जब आ रहे थे तो उस दरम्यान में आपको सर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आपने मतलब तैयारी करने के जब फील्ड में आप आ रहे थे, तो उसमें आपको क्या देश में परिवर्तन ऐसा क्या करना था जिस कारण आपने यूपीएससी के जैसे एग्ज़ाम में सर आपने मतलब कूदा? आप क्या सोचकर इस एग्ज़ाम में आपने कदम रखा? नहीं, ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय पचपदरा से हुई थी, तो वहाँ से एक प्रेरणा थी आईएएस बनने के लिए, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन जो थे वो आईएएस थे, भ्रमण पे आते थे, तो एक शुरुआती जो था इनपुट वहाँ से मिला कि आईएएस कैसे परिवर्तन कर सकते हैं प्रशासन के माध्यम से। और मुझे अपना एटीट्यूड भी लगा कि प्रशासनिक कार्यों में मैं ज़्यादा सहज पाता था खुद को, कॉलेज स्कूल के दौरान मुझे लगा। और फैमिली से भी निरंतर पापा जी का, मम्मी जी का मानता था कि अफसर बनना है, प्रशासनिक अफसर बन के बढ़िया से जो काम कर सकते हैं समाज में, सरकारी सेवाओं के क्रियान्वयन में, इस तरीके से। तो लगातार बहुत सारे हमारे वहाँ से बाड़मेर से कलेक्टर भी निकले और वहाँ से रहे भी। तो उन सब की कार्यशैली देखकर एक स्वप्न है जो जगह था, और उसके बाद तैयारी में कूदे तो फिर तो ओके सर। जैसे सर बहुत सारे क्या होते हैं एस्पिरेंट्स जो गांव से देख रहे हैं सर, उनको लगता है कि मेरे से यूपीएससी होगा या नहीं होगा। तो सर जैसे क्या है, बहुत सारे लोग इस फील्ड मतलब जब यूपीएससी के जैसे एग्ज़ाम में सर कदम रखते हैं तो उनके अंदर ऐसा काबिलियत उस टाइम नहीं होता, बट उसने क्या है कि बस ऊपर से देख लेता है, कोई रील्स मोटिवेशन वाला आईएएस ऑफिसर गाड़ी से उतर रहे हैं, उसको देख करके क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी जैसे फील्ड में आते हैं और 1 सप्ताह 2 सप्ताह तैयारी करने के बाद उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर से उनको दोबारा रील्स या फिर मोटिवेशन वीडियोस देखना पड़ता है। सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, सच है कि रील कल्चर को देख के बहुत सारे यंगस्टर है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ रील्स को देखकर या जो IAS IPS की एंट्री वीडियोस देखकर अगर आप लक्ष्य तय करते हो तो जैसा आपने कहा कि वो लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जर्नी बड़ी है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, एक हैक्टिक जो स्टडी शेड्यूल रहना पड़ेगा इसमें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपका लक्ष्य जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, आपके जो इंटेंशन है या गोल है इस सेवा को ज्वाइन करने का, सिविल सेवा का जो उद्देश्य है उनके अनुरूप होना चाहिए, और आपकी प्रेरणा भी है जो वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगातार दीर्घ काल तक प्रेरित करती रहे। शॉर्ट टर्म के हमको पता है कि मोटिवेशन 2 दिन तक रहेगा, तीसरे दिन फिर से वीडियो देखोगे तो बहुत लंबे समय तक आप संघर्ष कर नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है कि जो भी सिविल सेवा में गंभीरतापूर्वक तैयारी करना चाहता है, आना चाहता है, तो वाकई उनका खुद का अगर सपना है ये, किसी से प्रभावित सिर्फ इसलिए कि माता पिता कह रहे हैं या किसी और की इच्छा है या रील्स देख के आ रहा है, वो एक मुझे लगता नहीं कि एक अच्छा ऑप्शन है सिविल सेवा को चुनने के लिए। अपने खुद का एक लक्ष्य हो और एक बड़ा लक्ष्य हो, दीर्घकालिक लक्ष्य हो और खुद आप करना चाहते हो, तभी आप सिविल सेवा ज्वाइन करें। ओके सर। सर जैसा क्या है ना सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि 1 साल 1.5 साल तक तैयारी करते हैं और सर उनका सिलेक्शन जब नहीं होता है तो उस कंडीशन में उनको खुद फील होने लगता है कि मैं शायद UPSC के लायक नहीं हूँ, मैं UPSC जैसा एग्ज़ाम को मैं क्रैक नहीं कर सकता हूँ सर। तो उस कंडीशन में उनको लगातार 2-3 साल प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर उनका सपोर्ट अच्छा ना हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, तो उस कंडीशन में सर उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, अब सबकी बहुत सारे टॉपर्स की जर्नी हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही अटैम्प्ट में आके, पहले ही प्रयास में आके कोई सेलेक्ट हो जाएगा। लंबी जर्नी है, एग्ज़ाम खुद 1-1.5 साल का प्रोसेस है पूरा। तो इतना पेशेंस तो आपको, परसिवरेंस रखना पड़ेगा कि अगर 1-2 साल में असफल होते भी हैं तो आप इस तैयारी को समय दे पाएँ। हाँ, फाइनेंशियल स्थिति किसी की अच्छी नहीं है तो वो जॉब कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकता है, स्कूल कोचिंग में ट्यूशन के माध्यम से कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियल बैकअप भी होना चाहिए। मैं कहूँगा कि आप जब फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं तो तैयारी को लेकर मोटिवेशन भी, ऑप्शन भी धीरे धीरे लो होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप हो तो अच्छा है, एक जॉब रहती है तो अच्छा है। अन्यथा भी अब 2-3 साल तक तो आपको सीरियस गंभीरतापूर्वक तैयारी करनी चाहिए। बहुत जल्दी 1-2 असफलता से तो निराश, किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत लक्ष्य बड़ा होता है तो निश्चित रूप से समय भी लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। या सर आप सर लगातार आपने शायद UPSC फील्ड में सर 5-6 साल टाइम दिया सर, आप लगातार दिल्ली मुखर्जी नगर में ही रहकर आपने पूरा तैयारी को करा था या फिर आपने कहीं और से? नहीं, मुखर्जी नगर में ही रहा और कोविड के दौरान घर पे भी थे 1-2 साल, फिर वापस इस साल तैयारी के लिए आए। तो इस साल के पूरे दौरान दिल्ली में रहकर ही तैयारी कर रहे थे, प्री मेंस इंटरव्यू तक। सर हाँ सर, जैसे कि सर इस बार प्रीलिम्स भी आ रहा है, नज़दीक है सर, तो सर 2 महीने बचे हुए सर, जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए आपकी क्या राय है सर? राय बहुत सब, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे और सब जगह स्ट्रेटजीज है टॉपर्स की और सबको पता रहता है। 6-7 स्टैंडर्ड बुक्स है, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए इंग्लिश मीडियम में श्री राम भी है, हिंदी मीडियम में लोग मृणाल के नोट्स भी पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री के लिए NCERT बेस्ट है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो आप पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक आती है, ज्योग्राफी के लिए NCERT की बुक है। तो ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मत रखिए, कम से कम रिसोर्सेज रखिए, स्टैंडर्ड बुक्स रखिए और उनको मल्टीपल रिवीजन करते रहे उनका। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और जो टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर होते हैं कोचिंग से अलग अलग डिफरेंट, तो 30-40 टेस्ट मिलाइए आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे भी कमी दिख रही है, कहाँ रिवीजन की ज़रूरत है, कोई टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो वापस उसको रिवाइज कीजिए। इस तरीके अपनी कमी ढूंढिए, आपकी पर्टिकुलर कमी ढूंढिए और अपनी एक जो है कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाइए कि मेरी कमी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ CSET पे भी बराबर ध्यान देना है, क्योंकि CSET क्वालिफाइंग है, उसकी वजह से आपका पूरा अटैम्प्ट ख़राब हो सकता है। तो CSET को और GS को दोनों को साथ में लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाइए और स्टैंडर्ड बुक्स और PYQs जो है मूल मंत्र है UPSC के प्रीलिम्स को क्लियर करने का। सर मेरा लास्ट सवाल है सर, जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूवर्स सर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने वाले में से हैं जो अभी तैयारी के फील्ड में आने वाले हैं, UPSC की जर्नी में आने वाले हैं सर, उनके लिए आप क्या राय देना चाहोगे कि उनका सिलेक्शन एक पहला दूसरा बार में हो जाए, उनको ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े? कहने का मतलब ये सर, ज़्यादा मतलब अटेम्प्ट ना देना पड़े। सर आप जैसे कि आप अपनी गलतियों से ऐसा क्या क्या आपने सीखा? मेरा खुद का ही पहला दूसरी में नहीं हुआ, आप जानते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई गारंटीड स्ट्रेटेजी है, लेकिन हाँ कमियाँ यही है कि वही CSET को इग्नोर करना,
स्टैंडर्ड बुक्स ना पढ़ के या मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज ना रख के बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ भागना और गाइडेंस ना होना, मतलब आपको ये है कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। आप प्रीलिम्स को और मेंस को, इंटरव्यू को सेग्रीगेट करके नहीं देख सकते। तो एक होलिस्टिक तैयारी करें शुरू से ही। मेंस का टारगेट आपका फिक्स हो कि प्रीलिम्स निकलता है तो फिर आपका मेंस निकलना चाहिए। मुझे लगता है शुरुआती दौर में हम ये गलती कर लेते हैं कि यार प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, फिर मेंस आएगा तो मेंस का पढ़ लेंगे, तो फिर मेंस क्लियर नहीं होगा, आपका प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही है, नए एस्पिरेंट जो ये आना चाहते हैं, पहली बात तो वो है कि पेशेंस अपने अंदर लेके आए, वो परसिवरेंस रखना चाहिए उनको कि 1-2 साल की लंबी जर्नी है, उसके अकॉर्डिंग खुद को मोटिवेटेड रखें और सही गाइडेंस ले लें पहले अच्छे से किसी सीनियर्स के थ्रू, या जो भी यूट्यूब पे आजकल स्ट्रेटेजी है, सारी स्ट्रेटेजी को समझें, पेपर पैटर्न को समझें, पूरे सिलेबस को देखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर आप तैयारी में जुट जाते हो तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आप लगातार तैयारी कीजिए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए उन प्रॉब्लम से जूझिए, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। और संघर्ष तो किसी भी फील्ड में, यूपीएससी नहीं, कहीं पे भी आप होगा, संघर्ष आपको मजबूत ही बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, मजबूत इंसान बनाएगा। तो कठिनाई से घबराए ना और लगातार होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि यार सिलेक्शन होगा। हमारे जैसे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कई पिछड़े इलाकों से लोग आ रहे हैं, तरह तरह के हिंदी मीडियम से भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो, मोटिवेटेड रखिए खुद को और एक सटीक रणनीति के साथ लगातार मेहनत करके तैयारी कीजिए। जैसे क्या है सर, आपको ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था सर, आप अपने हॉबीज़ के टाइम पे सर, आपका ऐसा कौन सा कविताएं हैं जो आपको सर प्रभावित करती थी इस लंबी जर्नी में सर मोटिवेशन लाने के लिए? हाँ, ऑब्वियसली कविताओं की तरफ मेरी रुचि थी और जब भी मैं निराश होता था तो एक कविता की पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित करती थी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर मनुष्य कुछ सोच ले और वो अर्जित ना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए सर, थैंक यू सो मच।